ये सीरीज आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि पहली चीज तो ये कि आप सभी अभी तक YouTube पर इसे किसी ने भी हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया है। और दूसरी खास बात ये है कि इस सीरीज में हर वो चीज जो कि एक अच्छी सीरीज से एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि एक ऐसी दुनिया जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता हो, एक ऐसा मेन कैरेक्टर जिसके पास मैजिक पावर ना हो, और एक ऐसी एकेडमी जहाँ लोगों को मैजिक सिखाए। और अब हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाए तो सब उसे कमजोर समझे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही पुरानी स्टोरी बताई जाती है। वैसे बहुत ज्यादा पुरानी स्टोरी भी नहीं है, और इसमें जो नाम है वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चाइनीज सीरीज है तो इसमें नाम भी चाइनीज ही है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही पुरानी लड़ाई के बारे में बताया जाता है। ये लड़ाई तियान वू और मू वू नाम के दो लोगों के बीच हुई थी, जहाँ जो मू वू था उसका मास्टर खुद ड्रैगन किंग था, लेकिन बाद में फैंग तियान क्विंग नाम से शख्स ने आकर ड्रैगन किंग को हरा दिया, जिसके बाद सभी को लगा कि ड्रैगन किंग मारा जा चुका है। लेकिन असल में ड्रैगन किंग की स्पिरिट हमारे मेन कैरेक्टर मतलब चू लिंग की बॉडी के अंदर स्टोर हो चुकी थी, जिसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि चू लिंग को भी नहीं। चू लिंग एक नॉर्मल लड़का है जिसके पास मैजिक पावर्स नहीं है, और वो अपनी मदर की मदद करता है। उनके रेस्टोरेंट में वो लोग पहले चाय वगैरह बेचा करते थे, लेकिन जब चाय बनाने के लिए चू लिंग के फादर दूध लेने गए तो वो लौट कर नहीं आए, इसलिए उसकी मदर ने फिर चाय बेचना बंद कर दी। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर चू लिंग को कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसलिए जब भी वहाँ ज्यादा भीड़ होती है तो वो फैंग तियान क्वीन की कहानी सुनता है। अब उसने ये कहानी इतनी बार सुनी है कि उसे ऐसा लगने लगा है जैसे कि वही फैंग तियान क्वीन का सक्सेसर है। वैसे उसकी कहानी सुनने का तरीका इतना अच्छा है कि वहाँ रेस्टोरेंट के लोग भी हमेशा उसकी कहानी को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। वैसे अभी यहाँ उसके पास ही उसका दोस्त जी फैंग खड़ा हुआ था। वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम खुद को फैंग तियान किंग क्वीन का सक्सेसर समझते हो, लेकिन तुम्हारे पास मैजिक पावर ही नहीं है। ये सुनकर वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, और बाद में चू लिंग को उसकी मदर की तरफ से थोड़ी मार भी पड़ती है, क्योंकि वो काम में कम मदद करता है और कहानी ज्यादा सुनाते रहता है। वैसे अब रात के टाइम चू लिंग जिस टाउन में रहता है उस टाउन के दूसरे कोने पर हम एक लड़की को भागता हुआ देखते हैं। यहाँ 3 लोग उसका पीछा कर रहे थे और वो उनसे बचकर भाग रही थी, तभी वो अटैक करते हैं और वहाँ एक धमाका होता है। वैसे इस तरफ चू लिंग और जी फैंग अभी जी फैंग के घर की तरफ जा रहे थे, जिस दौरान चू लिंग तियान वू अकेडमी की बात कर रहा था। यही वो मैजिक अकेडमी है जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था। वहाँ एक एग्जाम होने वाला है जिससे ये फाइनल होगा कि कितने स्टूडेंट उस अकेडमी में हिस्सा ले सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन के दौरान जी फैंग ड्रैगन किंग की बात करता है। असल में वो जो कहानी है, जब फैंग तियान किंग ने ड्रैगन किंग को हराया था तो उस कहानी से 2 कहानियां बनी। कुछ लोग मानते हैं कि उस समय ड्रैगन किंग मारा जा चुका था, लेकिन कुछ मानते हैं कि ड्रैगन किंग अभी भी सो रहा है और वो फिर से जाएगा। हालांकि ये सुनकर चू लिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर ड्रैगन किंग आता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। हालांकि फिर जी फैंग उसके मुंह पर पंच करते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकली हो जाना चाहिए, तुम मैजिक तक तो ढंग से यूज नहीं कर सकते। हालांकि चू लिंग कहता है कि मैं कर सकता हूँ, और इसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर दिखाने लगता है जो कि सच में यूज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ जी फैंग उस पर हंसने लगता है। अब उसी दौरान वहाँ उन दोनों के सामने से कोई गुजरता हुआ दिखता है। वो जो भी था वो बहुत स्पीड में गुजर रहा था, इस वजह से चू लिंग कहता है कि शायद यहाँ पर जासूस घूम रहे हैं, मुझे देखना होगा। और इसके बाद उसके हाथ में जो पॉट था वो उसे जी फैंग को देते हुए वहाँ से भाग जाता है। अभी भागते हुए वो जंगल में आ गया था। इसी जंगल में वो बचपन में खेला करता था। हालांकि यहाँ जब वो पेड़ पर चढ़कर छुप कर देख रहा था तभी उसे वहाँ से 3 लोग भागते हुए दिखते हैं। वो बहुत तेजी में थे। हालांकि चू लिंग उन्हें देख नहीं पाता कि वो कहाँ चले गए, लेकिन चू लिंग इनका पीछा करता है। तभी रास्ते में उसे एक ग्रीन और जंगल के बीच जाता हुआ दिखता है, इसलिए अब चू लिंग उसका पीछा करने लगा था। हीलिंग ऑरा है और ये चू लिंग को एक लकड़ी के पास पहुँचाता है। ये वही लकड़ी है जिसका पीछा वो 3 लोग कर रहे थे। इसका नाम रेन लुओ है। यहाँ पर ये अभी खुद को हील कर रही थी। इस दौरान वो 3 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि अब बस बहुत भाग ली, अब हम तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन वो लड़की अभी बिल्कुल भी डरी नहीं थी। हालांकि अब वो तीनों यहाँ हमला कर पाते इससे पहले ही चू लिंग चिल्लाते हुए वहाँ से भाग कर आता है। वैसे उसने गलती कर दी, क्योंकि वहाँ पर रेन लुओ ने कुछ ट्रैप्स बिछा रखे थे जिन्हें चू लिंग एक्टिवेट कर देता है। हालांकि चू लिंग उनसे बचते हुए किसी तरह से रेन लुओ के पास पहुँचता है, लेकिन वो टकरा जाता है। यहाँ चू लिंग के पास वैसे तो मैजिक पावर नहीं है, लेकिन वो उन तीनों से कह रहा था कि मैं एक लड़की पर तुम्हें हमला नहीं करने दूंगा। चू लिंग को शक था कि ये तीनों लोग मू वू टेम्पल के स्पाई हैं। वो मू वू टेम्पल किंग का साथ देता है, इसका मतलब ये लोग बुरे हैं। हालांकि अभी यहाँ अचानक ही चू लिंग के पीछे से एक बड़ा सा प्लांट मॉन्स्टर निकल कर आता है और उसी का फायदा उठाते हुए रेन लुओ वहाँ से भाग जाती है। वो जंगल के बीच आ चुकी थी जहाँ पर उसकी मुलाकात जूया से होती है। उसके साथ ही जूया यहाँ बताती है कि तुम उन लोगों से बच गई, लेकिन अब तुम्हें तियान वू अकेडमी ज्वाइन करनी होगी। असल में रेन लुओ ही मू वू टेम्पल से बिलोंग करती है और तियान वू अकेडमी उनकी दुश्मन है, लेकिन वहाँ से एज अ स्टूडेंट ज्वाइन
करना होगा। असल में जूया बताता है कि तियान वो टेम्पल ड्रैगन किंग के बारे में जानता है कि जल्दी ड्रैगन किंग सभी के सामने आएगा, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं कि वो ड्रैगन किंग को किस तरह से रोकेंगे। इसलिए तुम्हें उनके प्लान्स का पता लगाना होगा, इसलिए तुम्हें उनके घर में घुसकर इसी चीज की जानकारी निकालनी होगी। वैसे वहाँ दूसरी तरफ चूलिंग अभी इस फ्लावर मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था। उस फ्लावर मॉन्स्टर ने उन बाकी तीनों आदमियों को खत्म कर दिया था। चूलिंग भागते हुए थक जाता है और नीचे गिर पड़ता है। यहाँ चूलिंग भी मारा जाता है, लेकिन तभी उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए, जिस पर चूलिंग हाँ करता है, जिसके बाद चूलिंग की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अचानक ड्रैगन किंग उसकी बॉडी पर काबू कर लेता है और यहाँ ड्रैगन किंग एक ही अटैक से उस फ्लावर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लेकिन चूलिंग की बॉडी इतनी कमजोर है कि कुछ ही सेकंड बाद ड्रैगन किंग फिर से जा चुका था और चूलिंग वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब उसे थोड़ी थोड़ी ड्रैगन किंग की मेमोरीज याद आ रही थी। ये मेमोरीज उस फाइट की थी, लेकिन चूलिंग को कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि ये बस एक मामूली सा सपना था। वैसे तभी उसकी मदर देखती है कि उसे होश आ चुका है। चूलिंग खुश था ये सोचकर कि उसकी मदर भी खुश होंगी, लेकिन तभी उसकी मदर अपने हाथ में रखा हुआ तवा उसकी तरफ फेंकती है, जिससे चूलिंग बाल बाल बचता है। वैसे उसकी मदर कहती है कि तुम्हें जल्दी ब्लाइंड डेट पर जाना है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। लेकिन चूलिंग को अभी तियान वो अकेडमी जाकर एग्जाम देनी थी। अब चूलिंग वहाँ ना जा पाए, इसलिए उसकी मदर उसे रस्सी से उल्टा बांध देती है। लेकिन उसी दौरान वहाँ एक लड़का लड़की जैसे कपड़े पहनकर पहुँचता है और चूलिंग से चिपकने लगता है। इस लड़के को जी फैंग लेकर आया था। वो इसे यहाँ सिर्फ चूलिंग को परेशान करने लाया था। बाद में वो चूलिंग को खोलकर तियान वो अकेडमी की तरफ ले जाता है, क्योंकि जल्दी एग्जाम शुरू होगी और अगर ये लेट पहुंचे तो ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हालांकि वहाँ रास्ते में इनकी मुलाकात रेन लुओ से होती है। रेन लुओ ने भी अभी भेस बदल रखा है, इस वजह से चूलिंग उसे नहीं पहचाना था क्योंकि वो लड़का बनकर आई है। लेकिन रेन लुओ चूलिंग को पहचान लेती है। वो जानती थी कि अगर ये लड़का यहाँ रहा तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए वो जल्दी उन्हें धक्का देकर वहाँ से अंदर जाती है और गेट लॉक कर देती है। लेकिन किसी तरह से समय रहते ये दोनों वहाँ अंदर पहुँच जाते हैं। हालांकि वहाँ जाकर ये रेन लुओ पर भी गुस्सा कर रहे थे। वैसे इस दौरान जी फैंग चूलिंग को वहाँ खड़े बाकी उन पार्टिसिपेट्स के बारे में बताता है जो इस एग्जाम को देने वाले हैं। उनमें से कई लोग बहुत पावरफुल थे। अब तभी वहाँ पर शूमू की एंट्री होती है। इसे हम टीचर कह सकते हैं, पर उसकी उम्र इतनी नहीं है कि इसे टीचर कहा जाए, इसलिए हम इसे शूमू ही कहेंगे। अब यहाँ पर शूमू आकर सभी को बताती है कि पहला टेस्ट बहुत ही आसान है। इन लोगों को एक पोर्टल के थ्रू जंगल में भेजा जाएगा, जहाँ जाकर इन्हें लेवल 3 के एक बीस्ट यहाँ लेकर आना है। उन बीस्ट को जिंदा या मार कर किसी भी तरह ले आ सकते हैं। ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा आसान है, इसलिए शुरुआत में जो 200 लोग यहाँ आएंगे वो ही सिलेक्ट होंगे। अब सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान रेन लुओ चूलिंग को धक्का दे देती है। यहाँ धक्का देते हुए उसने अपने किसी भी खास मैजिक से चूलिंग के ऊपर किसी तरह का खास फॉर्मेशन सिंबल क्रिएट कर दिया था। इससे अभी तो चूलिंग को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब वो वहाँ उस फॉरेस्ट में पहुँचता है तो और एक लेवल 3 के बीस्ट को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो ढूंढ तो लेता है, लेकिन वो बीस्ट उससे डरकर दूर भागने लगते हैं। रेन लुओ ने ऐसा इसलिए किया जिससे कि चूलिंग हार जाए और आगे के टेस्ट ना दे पाए। अब चूलिंग फिर भी वहाँ बीस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान अचानक से सभी स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि वहाँ सामने एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर बीस्ट है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। उनमें से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। हालांकि जब चूलिंग वहाँ देखता है तो वो टाइगर चूलिंग के पीछे पड़ जाता है। इसी वजह से चूलिंग के पैर पर चोट भी आ चुकी थी। वो टाइगर यहाँ चूलिंग को खत्म ही करने वाला था, लेकिन चूलिंग की बॉडी पर लगा वो सिंबल उसे बचा लेता है। हालांकि वो टाइगर तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन चूलिंग के पैर में चोट लग गई थी। अब तभी वहाँ पर शायुई नाम की एक लड़की आती है। इसने भी इस टेस्ट में हिस्सा लिया है और ये किसी मिस्टीरियस क्लैन से बिलोंग करती है। ये अच्छी लड़की है, इसलिए यहाँ आकर चूलिंग के पैर को हील करने लगती है। वैसे इसने भी चूलिंग की वो कहानियां सुन रखी है, क्योंकि चूलिंग की मदर का वो रेस्टोरेंट फेमस है। वो चूलिंग से कहती है कि क्या चूलिंग सच में फैंग तियान क्वीन की तरह बनना चाहता है, जिस पर चूलिंग कुछ भी कहे इससे पहले ही वो वहाँ पर यांग तियान नाम का एक लड़का आ जाता है। शाओई और यांग तियान दोनों एक मिस्टीरियस क्लैन से बिलोंग करते हैं और इसके बाद वो यहाँ से शाओई को लेकर जाता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट वहाँ उस पोर्टल से बाहर आना शुरू कर दिए थे। सभी के पास बीस्ट था, क्योंकि ये टेस्ट ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन टाइम पूरा होने वाला था, इसलिए शूमू अब उस पोर्टल को बंद करने लगती है। अभी यहाँ जी फैंग सोच रहा था कि उसका दोस्त क्या एक मामले से 3rd लेवल बीस्ट को भी पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन चूलिंग इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं है। जब वो देखता है कि कोई भी छोटा मोटा बीस्ट उसके पास नहीं आ रहा, तो वो फिर से वो उस व्हाइट टाइगर के पास जाता है। वो अपने कपड़े से एक पुतला क्रिएट कर उसे अट्रैक्ट करता है और बाद में गड्ढे में गिराकर उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे पैर से बांध कर घसीटते हुए ले आने लगता है। अभी उसे आने में इसलिए देर हुई थी क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज्यादा बड़ा था। वैसे रास्ते में रेन लुओ पेड़ के ऊपर से छिपकर किसी तरह के मैजिक का
इस्तेमाल कर उस व्हाइट टाइगर जायंट बीस्ट को एक छोटा सा बीस्ट बना देती है। हालांकि अभी इस मैजिक की वजह से उस बीस्ट का लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका था, लेकिन शोमू देखती है कि चू लिंग के बीस्ट के अंदर एन्चेंटमेंट की पावर है। इसका मतलब उसका लेवल भले ही 3 लेवल से कम हो, लेकिन वो पावरफुल है, इसलिए चू लिंग को भी इस टेस्ट में पास कर दिया जाता है। हालांकि बाकी लोगों को ये चीज अनफेयर लगती है, लेकिन अब कोई कह नहीं सकता कुछ। वैसे इस दौरान शोमू को लगता है कि शायद उनके बीच में कोई स्पाई मतलब जासूस है, लेकिन वो इस चीज के बारे में बाद में पता लगाने का डिसाइड करती है। अगले टेस्ट के लिए पोर्टल से एक ब्रिज के पास ले जाया जाता है। इन्हें बस इस ब्रिज को पार करना था। यहाँ कुछ लोग तो इतने बेवकूफ थे कि वो बाकी चीज सोचे समझे आगे बढ़ जाते, लेकिन कुछ समझदार भी थे जो कि पीछे ही रुक गए थे, लेकिन उन्हें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए अब उन्हें भी धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। हालांकि तभी जी फैंग देखता है कि चू लिंग वहाँ नहीं है, वो पहले ही आगे बढ़ चुका था उन बेवकूफों के साथ। वैसे यहाँ रेनलुओ एक दूसरा लड़का जिसका नाम बाई लियांग है, वो आगे बढ़ रहे थे। बाई लियांग समझदार है, इसलिए वो यहाँ उस ब्रिज की रस्सी पर से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जब वो एक डिस्टेंस तक पहुँचते हैं तो वहाँ सामने उन्हें उन लोगों की डेड बॉडीज दिखती है जो कि शुरुआत में यहाँ आगे बढ़ना शुरू किए थे। इसका रीजन ये है कि यहाँ कुछ बीटल्स हैं जो कि इस ब्रिज के नीचे हैं। वो बीटल्स कुछ कल्टीवेटर की सोल को खा जाते हैं, जिससे कि कल्टीवेटर की जान चली जाती है। वैसे अब चू लिंग और जी फैंग भी यहाँ पहुँचते हैं। इस दौरान हम शाओयू को भी देखते हैं। अभी शाओयू, यांग त्यान और बाकी उनके साथ जो साथी थे वो सभी एक बैरियर क्रिएट कर लिए थे, लेकिन वो बीटल्स बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तभी शाओयू नोटिस करती है कि बीटल्स उनकी आवाज सुनते हैं, इसलिए वो चुपचाप नीचे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसका प्लान काम करता है और बाकी भी अभी उसके पीछे आने लगे थे। उन लोगों में यहाँ चू लिंग और जी फैंग भी थे, लेकिन अब उनके सामने एक अलग तरीके का बीस्ट आ जाता है। इन्हें लगता है कि शायद ये भी आवाज सुनकर ही रिएक्ट करता होगा, इसलिए ये फिर चुपचाप आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन वो बीस्ट तभी इनमें से एक पर हमला कर उसे जान से मार देता है। इससे ये डर जाते हैं और तुरंत अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो बीस्ट उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ सभी को पत्थर में बदल देता है। हालांकि यहाँ चू लिंग और शाओयू दोनों बच गए थे, क्योंकि शाओयू ने सही टाइम पर एक छोटा सा बैरियर क्रिएट कर लिया था। हालांकि वो बीस्ट यहाँ उनके बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने टेंटिकल से उन दोनों को पकड़ लेता है। अभी वो दोनों को खत्म करने वाला था, तभी वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शोमू, रेनलुओ और बाई लियांग तीनों ही ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। हालांकि उन्हें लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी उनके अलावा कोई यहाँ तक आया नहीं है। उसी दौरान अचानक से शोमू को कुछ अजीब महसूस होता है। वैसे यहाँ इस तरफ जब उस बीस्ट ने चू लिंग और शाओयू को पकड़ा था तो वो उन्हें खत्म करने वाला था, लेकिन उसी समय यहाँ चू लिंग के माइंड के अंदर से एक आवाज से जगाती है और कहती है कि तुम अपने अंदर लगी सील को ब्रेक कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें अपनी पावर्स दूंगा। चू लिंग उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन वो आवाज उससे कहती है कि उसकी पावर के बाद चू लिंग लूजर की तरह नहीं रहेगा। अब चू लिंग बात मान लेता है और उसे टच करता है, जिसके बाद यहाँ चू लिंग की पावर्स एक्टिवेट हो चुकी थी। वहाँ दूसरी तरफ जंगल में अभी रेनलुओ ज़ूया से मिलता है। हालांकि जब बात कर रहे थे तो ज़ूया कहता है कि तुम्हें चू लिंग को जल्द से जल्द रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी जासूस वाली आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। अब तभी उसी दौरान नोटिस करता है और कहता है कि ये तो ड्रैगन किंग की एनर्जी है। यहाँ इस तरफ ब्रिज पर चू लिंग की बॉडी में से फिर से ड्रैगन किंग ने कंट्रोल कर लिया था, इसलिए अब चू लिंग मतलब कि ड्रैगन किंग बहुत कम अटैक्स में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और उसकी बॉडी से जो पावर निकलती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। वो सोच रहा था कि इस लड़की की बॉडी जितनी ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से अभी उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी वहाँ शाओयू को होश आ जाता है। उसे होश में देखकर ड्रैगन किंग उसे उठा लेता है और उसका गला दबाने लगता है। हालांकि शाओयू समझ गई थी कि चू लिंग की बॉडी में कोई और है। वैसे देखा जाए तो ये जुजुत्सु काइसन की तरह सीन है, लेकिन हम इसे कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि जुजुत्सु काइसन वाले ने इसे कॉपी नहीं किया है। अभी यहाँ वो शाओयू को खत्म कर देती है, लेकिन इतने में वहाँ एक ओल्ड मैन और एक लेडी आ जाते हैं। इस लेडी का नाम वान हु है और ये जो ओल्ड मैन है ये असल में तियानहु अकेडमी के डायरेक्टर हैं। ये हमला करते हुए चू लिंग को बेहोश कर देते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये समझ गए थे कि चू लिंग की बॉडी में ड्रैगन किंग है। हालांकि अब वो बस चू लिंग पर नजर रखेंगे, क्योंकि चू लिंग बुरा नहीं है, भले ड्रैगन किंग बुरा होगा। और चू लिंग की बॉडी अभी वैसे भी कमजोर है। ड्रैगन किंग उसकी बॉडी पर वैसे भी कंट्रोल कर वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। वैसे यहाँ उन्होंने चू लिंग और शाओयू की मेमोरीज को मिटा दिया था, जिससे कि किसी को भी बात ना पता चल सके। यहाँ चू लिंग जब वो होश में आता है तो वो सीधा शाओयू के ऊपर आकर गिरा था और कुछ देर बाद शोमू और बाकी लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और जो स्टोन बन चुके थे वो अभी नॉर्मल होने लगे थे। कुछ देर बाद चू लिंग को होश आता है, तभी जी फैंग उसके पास ही बैठा हुआ था, इसलिए उन दोनों के सर टकरा जाते हैं। हालांकि चू लिंग देखता है कि उसके कुछ कपड़े मिसिंग है। वो अभी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे डाउट था कि वहाँ उस मॉन्स्टर का फायदा उठाकर चू लिंग कुछ गलत चीज
चीज शियायू के साथ कर रहा है। इसलिए चूलिंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी चूलिंग का पैंट नीचे सरक जाता है, जिससे यांग त्यान को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन तभी शियायू उसे रोक देती है और कहती है कि वहाँ क्या हुआ था, इस चीज के बारे में हम दोनों ही बोल चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि चूलिंग ऐसा लड़का है। अब यहाँ शियायू कह रही थी, इसलिए यांग त्यान उसकी बात मान लेता है। वैसे अब तभी वहाँ पर शुमू आती है। वो कहती है कि पिछली रात वहाँ ब्रिज पर जिन बीटल्स ने हमला किया था वो टेस्ट का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें अभी नहीं पता कि वो हमला किसने करवाया था। इसी वजह से पिछले टेस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है और जितने भी लोग उसमें पास या फेल हुए थे उन्हें भी आगे टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। चूलिंग इस बीच बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो तब फेल हो चुका था। वैसे अभी यहाँ पर शुमू एक और पोर्टल ओपन करती है और ये लोग वहाँ से एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ सामने अभी त्यान टेम्पल्स थे। यहाँ शुमू बता दिए कि टेम्पल्स मूवू और फैंग त्यान क्विंग की लड़ाई में डिस्ट्रॉय हुए थे। चूलिंग अभी ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि यही कहानी वो हजारों बार लोगों को सुना चुका है, लेकिन तब लोग उस पर यकीन नहीं करते थे। वैसे अब यहाँ पर शुमू उन्हें इनके नए टीचर से मिलवाती है जिसका नाम डू यान है। अभी सभी स्टूडेंट तालियां बजाकर उसका वेलकम कर रहे थे, लेकिन वो अभी यहाँ पर आया नहीं था। तभी कुछ देर बाद डू यान की एंट्री होती है और सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लेकिन जितने स्टूडेंट हंस रहे थे, डू यान उन्हें अच्छा सबक सिखाता है। वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि डू यान की हाइट बहुत ज्यादा कम है और वो कहीं से लगता नहीं है कि वो एक टीचर बन सकता है। वैसे डू यान इनको सबक सिखाकर इनसे कहता है कि जो टेस्ट होने वाला है वो अगले दिन स्टार्ट होगा, इसलिए आज के दिन इन्हें यही अपने लिए एक कमरा ढूंढकर रात गुजारनी होगी। अब तभी लोग अपने लिए एक कमरा ढूंढने लगते हैं। किसी को भी अपना कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि वहाँ मकड़ी के जाले थे, जड़ें जली हुई, साथ ही पेड़ों की जड़ें फैली हुई थी और बहुत ही सारे कीड़े भी थे। चूलिंग को छोड़कर वो सभी अपने कमरे से दूर ही थे। चूलिंग बहुत खुश था क्योंकि उसे तो इस तरह के एडवेंचर में मजा आता है और वो थोड़ा सा पागल भी है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ एक लड़की जी फैंग से हेल्प मांगती है क्योंकि उसके रूम का दरवाजा सही से लॉक नहीं हो रहा था। कुछ गलत मत समझ रहे हैं, सीरीज वैसी नहीं है। अब जी फैंग वहाँ जाकर उसकी मदद कर रहा था, लेकिन जी फैंग कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसलिए वो दया बनकर दरवाजा तोड़ देता है। हालांकि अब बाद में वो चूलिंग को बुला कर लाता है हेल्प के लिए, लेकिन रास्ते में चूलिंग का पेट खराब हो जाता है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही जंगली मशरूम्स खा लिए थे। वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। अभी जब वो वॉशरूम के बाहर पहुँचता है तो उसे लगता है कि अंदर कोई है, लेकिन चूलिंग को इतनी ज्यादा इमरजेंसी थी कि वो ये चीज नोटिस नहीं करता और अंदर आ जाता है। अंदर अभी हाफ नेक्ड रेन वो खड़ी हुई थी जो कि चूलिंग को देखते हुए उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से चूलिंग बेहोश हो जाता है। लेकिन बेचारे को नहीं पता कि उसे किसने बेहोश किया क्योंकि वो नहीं जानता कि सामने वाली लड़की रेन लुओ है, क्योंकि वैसे तो रेन लुओ को भी नहीं जानता। उसे बस इतना पता है कि व्हाइट कपड़ों वाला लड़का एग्जाम दे रहा है। इसी लड़के को उसने सिर्फ जंगल में देखा था और बस इसी चेहरे को याद कर। वैसे अब जब चूलिंग की आंखें खुलती हैं तब वो वहाँ सुबह हो चुकी थी और अभी उसे डुओयिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था कि अगर 5 मिनट के अंदर सभी स्टूडेंट यहाँ नहीं पहुंचे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सुनते हुए चूलिंग सारी इमरजेंसी भूल जाता है और तुरंत वहाँ डुइंग और बाकी स्टूडेंट की तरफ भागता है। वो डुइंग अभी इन्हें 3rd एग्जाम के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि इन सभी को कुछ बैग्स दिए जाएंगे, सभी के पास एक एक बैग रहेगा जिसमें कुछ बैग्स में पैसे रहेंगे। इन्हें उन पैसों को लेकर सरवाइव करना है और जंगल के इस कोने के दूसरी कोने तक पहुंचना है। यहाँ इस जंगल के बीच में एक सेफ एरिया भी होगा, जिसके पास पैसे हैं वो वहाँ जा सकता है जिससे कि कोई भी उससे पैसे छीन ना पाए। अभी यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट बहुत सारे हैं लेकिन पैसे इतने नहीं दिए गए और एक स्टूडेंट के पास मिनिमम 1000 कॉइन होने चाहिए, तभी वो एक टेस्ट को पास कर पाएंगे। वैसे इसके बाद सभी को बैग दे दिए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट के बैग पूरी तरह से खाली थे, लेकिन यहाँ चूलिंग इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो कहता है कि मेरे बैग में तो 2000 कॉइन है, जिसके बाद सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और चूलिंग अपनी जान बचाकर भागता है। उसने सच में बेवकूफी बड़ा काम किया था, लेकिन रास्ते में वो अपने सारे पैसे फेंक देता है जिससे उन लोगों ने उसका पीछा बंद कर दिया था। चूलिंग इस वक्त सेफ जोन की तरफ भाग रहा था जिससे कोई भी उसका पीछा ना कर सके। वो बेवकूफ है क्योंकि सेफ जोन में बिना पैसे के जाना सच में बेवकूफी जैसा काम है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर 3 सीनियर स्टूडेंट आकर उसे रोक लेते हैं। असल में डुइंग की एक एग्जाम में उसके सीनियर्स को भी बुलाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिवॉर्ड मिलेगा 1000 कॉइन के बाद वो सीनियर्स भी ले सकते हैं और इस एग्जाम में थोड़ी डिफिकल्टी भी बढ़ेगी। हालांकि यहाँ वो तीनों सीनियर चूलिंग को रोक लेते हैं। चूलिंग कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं पहले ही सारे पैसे फेंक चुका हूँ, लेकिन उन तीनों को चूलिंग पर भरोसा नहीं था क्योंकि चूलिंग सेफ जोन की तरफ भाग रहा था। हालांकि अब चूलिंग पर हमला करने वाले थे, लेकिन अचानक से चूलिंग की मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो यहाँ से गायब होकर पास में टेलीपोर्ट हो जाता है। चूलिंग ये देखकर हैरान था। अब जैसे ही सामने से वो सीनियर उस पर हमला फिर से करते हैं तो चूलिंग देखता है कि वो सीनियर को बड़े स्लो मोशन में देख पा रहा था। इससे वो उसके अटैक से बच जाता है और इसके बाद जब वो सीनियर एक साथ उस पर हमला करते हैं तो इस बार चूलिंग उनके अटैक को डोज नहीं
करता बल्कि उन पर हमला कर उन्हें दूर फेंक देता है। जिसके बाद चूलिंग यहाँ हवा में जंप करता है। वो बहुत ऊपर तक छलांग लगा पा रहा था। इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन अचानक ही उसकी मिस्टीरियस पावर काम करना बंद कर देती है। अभी यहाँ सामने से वो सीनियर उस पर हमला करने वाला था, लेकिन उसी दौरान चूलिंग का वो नया पेट, मतलब वही बड़ा सा जॉइंट व्हाइट टाइगर जिसे रेन लुओ ने अपनी मैजिक से छोटा सा क्यूट पेट बना दिया था, वो अपने हॉर्न के थ्रू चूलिंग को बचा लेता है। हालांकि इससे सीनियर को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो हमला करने वाले थे, लेकिन उसी दौरान वहाँ रेन लुओ की एंट्री होती है। रेन लुओ अपनी पावर से उन तीनों सीनियर्स के साथ यहाँ चूलिंग को कुछ वाइन्स की मदद से पकड़कर लटका देती है। और यहाँ चूलिंग के पास तो पैसे भी नहीं थे, पर वो बाकी उन तीनों सीनियर से बाकी बच्चों के छीने हुए पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। चूलिंग किसी तरह से उन वाइन्स से बाहर निकल कर आता है और उससे अभी पैसे से कोई लेना देना नहीं था। वो तो यहाँ जी फैंग को ढूंढ रहा था अपनी ये नई पावर्स बताने के लिए। अब तभी जब वो जी फैंग मिलता है तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। असल में टेम्पल के कुछ स्पाइस यहाँ पर छुपे हुए हैं और उन्हें पहले ये चीज पता लग चुकी थी कि किसी स्टूडेंट की बॉडी से ड्रैगन किंग की आवाज आती है, इसलिए वो इस चीज का पता लगा रहे थे। उनके पास एक खास तरह का ऑर्ब है जिससे वो स्टूडेंट के अंदर से चेक कर सकते हैं कि किसके अंदर ड्रैगन किंग छुपा हुआ है। अभी ऐसा करने से जिन स्टूडेंट के अंदर ड्रैगन किंग नहीं है वो मारे जा रहे थे। इसी दौरान वो शेव को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर भी अपने और से चेक करने लगते हैं। यहाँ चूलिंग और जी फैंग ने ये चीज देख ली थी। चूलिंग तुरंत उछलते हुए वहाँ उस जासूस को पंच करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसी दौरान उसकी मिस्टीरियस पावर काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से उस जासूस को कुछ नहीं होता और यहाँ अब चूलिंग प्रॉब्लम में फंस जाता है। लेकिन तभी जी फैंग एक छोटा सा बम वहाँ ब्लास्ट करते हुए चूलिंग और शाओ को दोनों को ही बचा लेता है। हालांकि तभी वहाँ वो जासूस आकर अपनी पावर से यहाँ चूलिंग और जी फैंग दोनों को ही पैरालाइज कर देते हैं। अभी शाओ तो बेहोश थी और चूलिंग ने उसे उठा रखा था। इधर वो जासूस इन पर हमला करने वाले थे। उन्होंने कुछ बम्स लेकर इन दोनों की तरफ फेंक दिए थे, लेकिन अचानक से चूलिंग की मिस्टीरियस पावर फिर से एक्टिवेट हो जाती है और जिससे वो उस पैरालिसिस स्पेल से बाहर निकलकर उन बॉम्ब्स को अपने आसपास से हटा देते हैं। और साथ ही इसके बाद अब वो उस एक जासूस के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन तभी उस जासूस की साथी उसे बचा लेती है। हालांकि इस चीज का फायदा उठाते हुए वो दूसरा जासूस उस ड्रैगन ऑर्ब का इस्तेमाल करते हुए चूलिंग पर हमला करता है और वहाँ एक धमाका होता है। इसके बाद यहाँ चूलिंग अपने माइंड में नोटिस करता है कि वहाँ एक ड्रैगन स्प्लिट आ चुकी है, लेकिन चूलिंग की बॉडी धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही थी। लेकिन तभी चूलिंग की बॉडी के अंदर से ड्रैगन किंग उस पर्पल ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि वो चूलिंग की मदद करे और उसकी रक्षा करे। इसके बाद पर्पल ड्रैगन किंग मान जाता है और यहाँ बार अचानक धमाके के बाद चूलिंग की बॉडी पर कुछ दूसरे क्लॉथ्स आ चुके थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि पर्पल ड्रैगन किंग की थी। वो चूलिंग से कहता है कि तुम्हारे पास अब बहुत सारी पावर्स आ चुकी है, जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ, इनविजिबिलिटी। हालांकि अब चूलिंग अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करे इससे पहले ही वहाँ डुइंग आ जाता है और उन जासूसों को भगा देता है। अभी डुइंग ये देखने आया था कि यहाँ क्या चल रहा है। वैसे वो चूइंग को ये जी फैंग को याद दिलाता है कि उनका टेस्ट चल रहा है और अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अभी ये सुनते हुए चूलिंग को याद आता है कि चूलिंग के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब 5 मिनट बाद जब ये टेस्ट खत्म होता है, डुइंग उन्हें एक गुफा में लेकर आता है। यहाँ रिवॉर्ड देने का टाइम था। अभी सामने एक गेट था और उस गेट के सामने लायंस हेड लगे हुए थे। इन लायंस हेड के मुंह के अंदर उन्हें अपने कलेक्ट किए हुए कॉइन्स रखने हैं, जिसके बदले उन्हें कुछ पावर या फिर कोई टाइटल मिलेगा। सबसे पहले बारी आती है बाई लियांग की। वो आगे बढ़ता है और अपना थैला उस लाइन के मुंह में रखता है, जिसके बाद जब वो उस गेट से बाहर निकल कर आता है तो उसकी पावर का कलर वो प्योर ब्लैक आया था। पर उसके से देखकर यहाँ डुइंग कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे पास इतनी पावर आ चुकी है कि तुम टोटल 20 स्टूडेंट को अकेले एक साथ हरा सकते हो। वैसे अब रेन लुओ की बारी आती है। वो कॉइन्स रखकर वहाँ अंदर आती है। जब वो वहाँ से बाहर आती है तो उसका पर्पल प्योर ग्रीन कलर आया था, जो कि देखा जाए तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता जितना कि बाई लियांग का आया था। वैसे अभी जब रेन लुओ आगे जा रही थी तो चूलिंग उस पर चिल्ला रहा था। चूलिंग को यही लगता है कि रेन लुओ एक लड़का है, इसलिए वो लड़के की तरह चिल्ला रहा था। वो कहता है कि तुमने धोखा दिया, तुमने मेरे कॉइन्स छीन लिए थे। अभी चूलिंग यहाँ दुखी इस वजह से नहीं था कि उसे कोई टाइटल या फिर पावर नहीं मिलेगी। वो दुखी इसी वजह से था कि ये टाइटल और पावर तो रिवॉर्ड के तौर पर मिल रही है और ये उन्हीं को मिल रही है जिन्होंने इस टेस्ट को पास किया है। अभी यहाँ अगली बार यांग त्यान और शाओ यू की थी। वो दोनों भी जासूस के बीच में फंस चुके थे और उनके पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन इन दोनों का एक दोस्त था जो कि हमें अभी फ्लैशबैक सीन करके बताया जाता है। इस दोस्त को पता था कि वो तीनों तो पास नहीं होने वाले, इस वजह से उसने इन्हें पैसे दे दिए थे और बाद में जब उन जासूसों ने उन पर हमला किया था, जिस वजह से इनका वो दोस्त मारा गया। हालांकि उसका सेक्रीफाइस जाया नहीं गया क्योंकि उसने इतने पैसे दे दिए थे कि ये दोनों पास हो जाएं। अब यहाँ सभी स्टूडेंट जो पास हो गए थे वो अपनी बारी पूरी कर
कर चुके थे। इसलिए दु यांग एक और बार अनाउंस करता है कि यहाँ और कोई भी है जो कि यहाँ आना चाहता है। चूलिंग अभी दुखी था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन तभी वो पर्पल ड्रैगन उससे कहता है कि वो अपनी बेल्ट चेक करे। चूलिंग जब उसे बेल्ट देखता है तो वहाँ उसे कुछ टोकन टाइप की चीजें दिखती हैं। चूलिंग को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन पर्पल ड्रैगन कहता है कि तुम इन्हें लेकर जाओ। चूलिंग आगे बढ़ता है और वहाँ उस लायन के मुंह में टोकन रख देता है, लेकिन लायन कहता है कि ये कोई पैसे नहीं है, जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन लायन बोलता है कि ये एक स्पिरिचुअल करेंसी है, इसलिए तुम्हें अंदर जाने का मौका मिलेगा। चूलिंग अंदर जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कलरलेस टाइटल मिलता है। ये देखकर दुइंग हैरान था क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं था। हालांकि बाकी लोग अभी गुस्सा हो रहे थे क्योंकि चूलिंग ने पैसे की जगह कुछ और ही रखा और इसके बदले उसे सेलेक्ट कर लिया गया, जिससे उसने ये टेस्ट पास भी नहीं किया। इसी वजह से वो सभी लोग यहाँ चूलिंग को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। हालांकि चूलिंग को बचाने के लिए ज़िंगफैंग वहाँ सामने आता है, लेकिन वो भी बाद में पिट जाता है। यहाँ इस दौरान चूलिंग की पावर्स एक्टिवेट होती हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन पावर से उसे कोई मदद नहीं मिल पाती। हालांकि अब तभी वहाँ पर खड़ी हुई लेडी आती है जिसे हमने त्यान वू एकेडमी के डायरेक्टर के साथ देखा था। इसका नाम वैन हु है। ये यहाँ आकर अपनी पावर से सभी स्टूडेंट को पीछे हटा देती है और कहती है कि वो चूलिंग और ज़िंगफैंग पर हमला नहीं कर सकते। हालांकि वो स्टूडेंट एक परफेक्ट रीजन मांगते हैं क्योंकि चूलिंग के पास तो करेंसी भी नहीं थी, तो फिर उसे पास कैसे किया गया। उस पर वैन हु कहती है कि ये दरवाजा कभी झूठ नहीं कहता और चूलिंग ने जो चीज वहाँ रखी है वो इस टेस्ट को पास करने के लिए काफी थी, इसलिए वो टेस्ट में पास होता है और अब कोई उन पर हमला नहीं करेगा क्योंकि वो अकेडमी के मेंबर बन चुके हैं। ये सुनकर ज़िंगफैंग और चूलिंग बहुत खुश थे। अब अगले दिन ये सभी टाउन की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ उनकी मुलाकात शुमो से होती है और वहाँ कुछ और दूसरे स्टूडेंट भी आते हैं जो कि पास हो चुके हैं। शुमो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम पास हो जाओगे। हालांकि चूलिंग तभी बहुत खुश था। उसी दौरान दुइंग चिल्लाता है कि तुम पहले भी बहुत लेट आए हो और अभी वहाँ बात करने में अपना वक्त मत लगाओ। इसलिए चूलिंग और ज़िंगफैंग दुइंग के पास आते हैं। यहाँ दुइंग सभी को बता रहा था कि तुम्हें यहाँ स्टूडेंट बनने से पहले अपने लिए एक वेपन चुनना होगा। इस वेपन के लिए वो उन्हें टावर के अंदर लेकर जाता है जहाँ एक पोर्टल ओपन था। उस पोर्टल में से एक ऐसी जगह पहुँचती जहाँ पर बहुत सारी गैलेक्सी दिख रही थी। ये बिल्कुल स्पेस की तरह था। यहाँ पर उन्हें उस गेट के थ्रू जो कलर मिला था उस कलर के हिसाब से अपने अपने पोर्टल में एंटर करना था। यहाँ वो सभी एक अलग अलग टाइप के घर में पहुँच चुके थे जहाँ से उन्हें अपना वेपन चुनना था। लेकिन चूलिंग जिस घर में पहुंचा था वहाँ पर कुछ मिस्टीरियस स्पिरिट मौजूद थे। वो अभी एक गैम्बलिंग वाला गेम खेल रहे थे और वो यहाँ चूलिंग को चैलेंज करती है। वो कहती है कि अगर तुम हमें हराओगे तभी हम यहाँ से अपना वेपन चुनकर जा सकते हैं। चूलिंग तुरंत गेम खेलने लगता है। वैसे ये कमाल की बात है कि असल में इस स्टार पर पहले फैंग तियान क्विंग भी आ चुका है, मतलब उसे भी अब शायद कलरलेस टाइटल भी मिला है। खैर छोड़ो, यहाँ पर चूलिंग गैम्बलिंग के खेल में इतनी बार स्पिरिट्स को हराते जा रहा था। इसका रीजन सिंपल है। चूलिंग एक रेस्टोरेंट से बिलोंग करता है जहाँ वो इस तरह की गेम रोज देखता आ रहा है। यहाँ पर कई बार इन स्पिरिट्स को हराने के बाद जब वो स्पिरिट्स हार मानकर चूलिंग को फाइनली अपना वेपन चूज करने की परमिशन दे देती है, तो चूलिंग उनसे कहता है कि वो उसके बदले उन्हें एक टोकन पे करेगा। जब वो स्पिरिट्स यहाँ चूलिंग के हाथ में एक स्पिरिचुअल करेंसी देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि नॉर्मल कल्टीवेटर के पास स्पिरिचुअल करेंसी नहीं होती। अब यहाँ उनके शॉकिंग बिहेवियर को देखकर चूलिंग ये चीज समझ चुका था कि उसे अपने वेपन किस तरह से चुनना है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वेपन थे और उसे सिर्फ एक ही वेपन मिलेगा। चूलिंग किसी भी वेपन की तरफ पॉइंट करता तो वो स्पिरिट शॉक होती। इस चीज से चूलिंग समझ जाता है कि स्पिरिट इतनी ज्यादा शॉक होंगी वो वेपन उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। हालांकि इतना सब सोचने के बाद अभी आखिर में चूलिंग एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर बाहर आ गया था जो देखकर सभी उस पर हंस रहे थे। वैसे रात के समय चूलिंग जब बेड पर सो रहा था तब वो ये सोच रहा था कि आखिर लकड़ी का टुकड़ा किस काम आएगा, क्योंकि जब उसने उस लकड़ी के टुकड़े की तरफ पॉइंट किया था तब वो स्पिरिट सबसे ज्यादा हैरान हुई थी। और अभी कुछ दिन से चूलिंग के साथ ऐसी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, इसलिए उसने तब ज्यादा ना सोचकर इस लकड़ी के टुकड़े को अपने साथ रख लिया। उससे पता चलता है कि चूलिंग बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है और उसकी किस्मत भी बहुत अच्छी है क्योंकि अभी करीबन आधे घंटे बाद ही इनकी इस जगह पर सीनियर्स की तरफ से हमला हो जाता है क्योंकि सीनियर्स जानते हैं कि यहाँ जो स्टूडेंट आए हैं उनके पास अलग अलग वेपन्स होंगे जो कि उन्हें अपने टाइटल कलर के हिसाब से मिले होंगे और सीनियर ताकतवर है, इसीलिए वो उनसे इन वेपन्स को छीन सकते हैं। इसलिए यहाँ वो हमला कर देते हैं। सब सीनियर अलग अलग कमरे में घुस चुके थे। वैसे देखा जाए तो सिर्फ बाई लियांग और रेन लुओ ही दो स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने वेपन प्रोटेक्ट कर लिए थे, वरना बाकी स्टूडेंट ने डर कर अपना वेपन दे दिया था। यहाँ चूलिंग भी यही करता है। वो अपना वुडन प्लैंक मतलब वो लकड़ी का टुकड़ा उन्हें दे देता है, लेकिन उसे देखकर एक सीनियर को दया आ जाती है। उसे लगता है कि चूलिंग इतना कमजोर है कि उसे इस तरह का वो वेपन मिला
वो चूलिंग से कहता है कि तुम इस वेपन का ख्याल रखना, ये शायद तुम्हें आने वाले समय में अटैक के डैमेज से बचाए, तुम इसका अच्छा से इस्तेमाल करना। और इसी तरह से अच्छी और मोटिवेशन भरी बातें कहकर वो बिना उस लकड़ी के टुकड़े को लिए वहाँ से चला जाता। अब अगले दिन यहाँ ज़ी फैंग चूलिंग को बताता है जिन सीनियर ने हमला किया था वो प्योर कलर क्लैन से बिलोंग करते थे और वो क्लैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए कई सारे स्टूडेंट ने अपने वेपन को दिए। बाद में डूइंग वहाँ आकर सभी स्टूडेंट से पूछता है कि किन किन के पास वेपन्स हैं। सभी लोग अपने वेपन्स दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि ज़ी फैंग ने भी अपने वेपन डैगर को बचा लिया था। वैसे उसने इन्हें बचाने के लिए अपने आधे साल की सेविंग्स उन सीनियर्स को दे दी थी, जो कि शायद अच्छी रही, क्योंकि यहाँ डूइंग जिन स्टूडेंट ने अपने वेपन खो दिए उन्हें ज्यादा ट्रेनिंग करने की सजा देते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट कमजोर है। वैसे यहाँ चूलिंग आए हुए बहुत दिन हो चुके थे और अभी उसे यही अकेडमी में रहना है, इसलिए वो अपनी मदर को लेटर लिखता है। उसमें थोड़ा सा झूठ लिखा था। वो लिखता है कि यहाँ रहना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और हार्ड वर्क के थ्रू प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ये झूठ है। इससे उसकी मदर तो खुश हो जाती है, लेकिन सच कुछ और ही है, क्योंकि अभी तक वो ये नहीं पता लगा पाया कि उस लकड़ी के टुकड़े का आखिर करना क्या है। वैसे अब उसी दिन डूइंग कुछ सीनियर्स को लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इनसे फाइट करनी है, जिससे कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। वैसे यहाँ कुछ स्टूडेंट उन सीनियर्स को देखकर सोच रहे थे कि शायद ये वही सीनियर्स है जिन्होंने कुछ दिन पहले आकर इनसे इनके सीक्रेट वेपन्स छीने थे। हालांकि अभी यहाँ पर डूइंग इन स्टूडेंट्स में से यांग तियान को बुलाते हैं और सामने उन सीनियर्स में से हुआन सी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसकी खास टेक्निक है, मतलब वो पंच कर सकता है जिससे वो 1000 पंचेस कहते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ लड़ते वक्त यांग तियान बहुत ही जल्दी हार चुका था और हुआन शी को भी मजा आ रहा था। साथ ही वो अपनी पावर दिखाना चाहते थे, इसलिए वो रेन लुओ और बाई लियांग को चैलेंज करते हैं। ये दोनों ही इन सभी स्टूडेंट में से सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो दोनों ही एक साथ लड़ने को कह रहे थे। अब इनको इस पर कोई तकलीफ नहीं थी। यहाँ रेन लुओ और बाई लियांग दोनों ही आगे आते हैं और उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान हैंची के गाल पर कट लग चुका था, इससे वो इम्प्रेस था, लेकिन फिर भी वो इतना ताकतवर है कि वो अभी भी रेन लू और बाई लियांग को रोके हुए थे। यहाँ बाकी सभी स्टूडेंट ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनके साथ ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन तभी डूइंग चूलिंग और ज़ी फैंग को आगे बुलाते हैं, मतलब अब इन दोनों को भी हुआन शी के साथ लड़ना होगा। अब यहाँ चूलिंग बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पावर कम क्यों हो रही है। तभी वो पर्पल ड्रैगन उसे समझाता है कि ये पावर इस तरह से काम नहीं करती, लेकिन अभी ये पावर तो तुम्हारा साथ ही नहीं दे रही, पर तुम्हारे पास एक सीक्रेट टूल है। अब चूलिंग ये बात सुनकर हमला करना शुरू करता है। यहाँ हुआन शी पर वो हमला करे इससे पहले हुआन शी ने उसे नोटिस कर लिया था, लेकिन उसी दौरान चूलिंग की पावर एक्टिवेट हो जाती है और चूलिंग हुआन शी के पीछे आ जाता है। हुआन शी के रिफ्लेक्स बहुत तेज है, इसी वजह से उसने ये चीज नोटिस कर ली थी। वो तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए यहाँ चूलिंग पर हमला करता है, लेकिन चूलिंग जैसे ही अपना हाथ आगे करता है तो उसके हाथ से एक लाइट निकलती है। हालांकि इस सबसे हुआन शी को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसने जो कपड़ा ओढ़ रखा था जिसे कैप कहते हैं वो हट जाता है। इससे पता चलता है कि उसके 4 हाथ हैं और इन्हीं की वजह से उसके पंचेस की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। इसका मतलब उसे तब से इस चीज का एडवांटेज था और उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया। अब इस सीक्रेट सभी के सामने आ चुका है। इसी वजह से एक गुस्सा होते हुए वो चूलिंग पर हमला करने वाला था, लेकिन डूइंग उसे रोक देते हैं। अब बाद में शाम के टाइम हम देखते हैं कि यहाँ हुआन शी अपने प्योर कलर क्लैन के लीडर मतलब वहाँ के चीफ से मिलने आया था, जहाँ चीफ उस पर चिल्ला रहा था क्योंकि हुआन शी का कैप उतर गया है। इससे उनके प्योर कलर क्लैन की बेइज्जती हुई है और इस वजह से वो गुस्सा है। हालांकि हुआन शी माफी मांगता है, लेकिन इस चीज से चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जो हो चुका है वो हो चुका है। हालांकि चीफ उससे मीटियोर स्टोन के बारे में पूछता है, लेकिन जब हुआन शी अपने कपड़ों में ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे वो स्टोन नहीं मिलता। ये देख वो फिर से माफी मांगने लगता है, लेकिन चीफ उस पर गुस्सा था। वो कहता है कि वो स्टोन हमारे क्लैन के लिए कितना खास है, ये बात तुम भी जानते हो। अब वो प्रॉमिस करता है कि वो स्टोन को ढूंढ कर लाएगा। वैसे अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ उनकी मेडिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ शुमू सभी को बता रही थी कि उन्हें मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान कुछ हाउस मतलब दवाइयों के बारे में सिखाया जाएगा, जिससे अगर वो किसी बैड सिचुएशन में फंस जाते हैं तो वो उन दवाइयों को ढूंढ सके। इसलिए उन्हें 8 तरह की हर्ब के बारे में बताया जाता है, जो कि उन्हें जाकर जंगल से ढूंढ कर लानी है। इसके लिए वो 2-2 टीम बना सकते हैं। चूलिंग अपने दोस्त ज़ी फैंग के साथ जाने वाला था, लेकिन तभी एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी ज़ी फैंग को अपने साथ ले जाता है। उसके आगे वो लोग कुछ नहीं बोल पाते। अब यहाँ चूलिंग और किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन सब ने अपनी अपनी टीम बना ली थी। आखिर में उसी टीम रेन लुओ के साथ बनती है। रेन लुओ तो उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रास्ते में जाते वक्त चूलिंग रेन लुओ से कह रहा था कि वो इस तरह के जंगल में ही बड़ा हुआ है, इसलिए वो जानता है कि वो हर्ब्स कैसे मिलेंगी। लेकिन रेन लुओ वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है
तो शुरू की 4 हब तुम ढूंढ कर लाओ और बाकी की 4 हब मैं ढूंढ कर लाती हूँ। वो आखिरी 4 हब को ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ देर की मेहनत के बाद रेनलू उनमें से एक ढूंढ लेती है जो कि एक पेड़ के बहुत ही ऊपर थी। लेकिन जब वो उसे तोड़ रही थी तब वो उतनी ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तभी वहाँ चूलिंग भागता हुआ आता है। वो वही उग रही कुछ हर्ब्स को अपने मुंह से चबाकर उसके घाव पर लगाता है। साथ ही अब उस घाव को बंद करने के लिए वो अपने कपड़े से अपना बेल्ट हटाने लगा था, लेकिन रेनलू कुछ गलत समझ लेती है, इसलिए गुस्सा करती है और लात मार कर दूर हटा देती है। वैसे इस दौरान वहाँ उस पेड़ के ऊपर से बाई यांग ये सब देख रहा था। अभी यहाँ इस तरह से टाइम बीतता जाता है और ये टेस्ट खत्म होता है। लगभग सभी लोग हब ले आए थे, लेकिन जब रेनलू वहाँ पहुँचती है तो वो बताती है कि उसके पास सिर्फ एक ही हब है। इसका मतलब चूलिंग और रेनलू इस टेस्ट में फेल होने वाले थे। लेकिन उसी दौरान चूलिंग एक बहुत बड़ा बैग भरकर बहुत सारी हब ले आता है। इसमें वो 8 हब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में थी, जो देख शुमू हैरान थी और वो उन्हें सबसे ज्यादा मार्क्स देती है। वैसे यहाँ चूलिंग ने इतनी सारी हर्ब्स लाकर और रेनलू को फेल होने से बचा लिया था और उसका दिल जीत लिया था। वैसे यहाँ जब सभी को मार्क्स मिल रहे थे तो इस दौरान जी फैंग थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था, क्योंकि चूलिंग उससे ज्यादा हब भी लेकर आया है। हालांकि कुछ देर बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वांची चूलिंग को परेशान कर रहा है। वो बचाने जाता है, लेकिन चूलिंग तभी उसे कुछ इशारे करता है और वो आगे नहीं बढ़ता। यहाँ चूलिंग वांची से कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो हम दोनों लड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम हारे तो इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ ड्रोम, मतलब जिस जगह पर हुआंशी रहता है वो जगह चूलिंग को देनी होगी। हुआंशी इसके लिए तैयार था। तभी वहाँ शुमू आ जाती है। चूलिंग इससे कहता है कि इस फाइट की जज वही बने जिससे कि कोई चीटिंग ना कर पाए। वो इसके लिए भी तैयार थी। अब लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान चूलिंग डर कर भाग रहा था, जो देखकर सभी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे। पर्पल ड्रैगन उनसे कहता है कि क्या तुम कर रहे हो। चूलिंग कहता है कि मैं अपनी पावर्स के एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा हूँ। इस चीज पर पर्पल ड्रैगन कहता है कि तुम नहीं समझे कि तुम्हारी पावर किस तरह से एक्टिवेट होती है। अब जब चूलिंग ये बात मानता है तो थोड़ा सोचता है और फिर उसे याद आता है कि जब वो प्रॉब्लम में फंसा है तब उसकी पावर एक्टिवेट हुई थी, इसलिए अब वो और नहीं भागता और यहाँ वांशी से फाइट करने लगता है। वांशी उसे पेल नहीं वाला था, लेकिन तभी चूलिंग की पावर एक्टिवेट हो जाती है और चूलिंग उसके अटैक से बचने लगता है। हालांकि वांशी के पास 1000 हैंड पंचेस की पावर है, जो कि सच में बहुत खतरनाक है। और जब वो अपनी और ज्यादा एनर्जी का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वो हमको की बारिश होती है, लेकिन चूलिंग सभी से बचते जा रहा था। इस दौरान वांशी चूलिंग को पीछे हटा देता है और नोटिस करता है कि चूलिंग की पावर असल में चूलिंग ने जो कपड़े पहन रखे हैं उनके अंदर से आती है। उसकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन जब चालाकी से वांशी उन कपड़ों को उतार लेता है तो उन कपड़ों की ताकत को वो संभाल नहीं पाता और हार जाता है, जिस वजह से उसका वो ड्रोम में, मतलब जहाँ वो रहता है वो जगह चूलिंग की हो चुकी थी। उस जगह पर 2 कमरे और एक कमरे में 2 लगभग आराम से रह सकते हैं। चूलिंग एक अच्छा लड़का है, इसलिए वो रूम शेयर करने के लिए तैयार था। यहाँ पर ये रूम चूलिंग, जी फैंग, बाई यांग और रेनलुओ को मिले थे। इस दौरान जी फैंग चूलिंग के कमरे में रुकने वाला था, लेकिन रेनलुओ को बाई यांग उतना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो चूलिंग के साथ रुक जाती है। हालांकि बाद में चूलिंग की कमरे में अपनी पावर से कुछ वाइन्स उगा देती है, जिससे बीच में एक और दीवार क्रिएट हो सके। वैसे तो चूलिंग यही जानता है कि रेनलुओ एक लड़का है। दूसरी तरफ वहाँ बाई यांग की हालत खराब थी, क्योंकि बाई यांग एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए जी फैंग उसे पका रहा था। वैसे वहाँ दूसरी तरफ प्योर कलर क्लैन का चीफ यहाँ हुआंशी को पीट रहा था, क्योंकि हुआंशी ने सच में उनके क्लैन की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। अब हम यहाँ दाओ यांग को देखते हैं, दो यिन को देखते हैं। वो थोड़ी समझदार है, इसलिए वो सब कुछ समझ रहे थे। ये वही लेडी है जिसे हमने यहाँ के डायरेक्टर के साथ देखा था। दो यिन यहाँ वैन हू के पास आकर उससे कहती है कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हुआंशी बहुत ताकतवर और सीनियर है। वो कभी भी अपने जूनियर्स को चैलेंज नहीं करेगा, जरूर इसके पीछे कोई कारण है। इस पर वैन हू कहती है कि हम डायरेक्टली इस चीज पर रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हुआंशी और प्योर कलर क्लैन के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा रिच बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए अगर हमें जानकारी निकालनी है तो ये सारा काम सीक्रेटली करना होगा। इस चीज की जिम्मेदारी वो यहाँ देवयन को सौंप देती है। इसके बाद अब सीन चेंज होकर हम वापस से चोलिंग के कमरे में आते हैं। अभी आधी रात है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो यहाँ पर अपने उस सीक्रेट सेकंड वेपन को देखने लगता है। पहले वेपन तो उसका वो लकड़ी का टुकड़ा है जो कि किसी काम का नहीं, दूसरा वो था जो कि उसने अपने हाथ पर लगा रखा था और इसी वजह से तब वो हुआंशी से फाइट जीता था। वैसे इसका नाम जू कुंगीन है, हम इसे जू कुंग कहेंगे और इसके बारे में शायद हमें आगे पता चले। यहाँ चोलिंग जब इस चीज को देख रहा था तभी इसके अंदर से वो मीटियोर स्टोन निकल कर आता है। चोलिंग उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसे याद आता है कि इसके लिए हुआंशी उसे लड़ने आया था। अब वो डर गया था, वो तुरंत उसे छुपाने लगता है, जिस दौरान गलती से वो उसे लकड़ी के टुकड़े पर रख देता है और वहाँ एक और मीटियोर स्टोन आ जाता है। जब वो उन स्टोन को पास
आता है तो वो जुड़ जाते हैं और चूलिंग को एक तीसरा स्टोन मिलता है। ये स्टोन उन दोनों के स्टोन के कंबाइन से बना था। अब चूलिंग और कुछ जोड़कर कुछ और बनाए इससे पहले उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत सोने की एक्टिंग करता है। यहाँ रेनलू उसे देख रही थी क्योंकि वो अभी बाहर जाना चाहती थी। जब वो देखती है तो चूलिंग सो गया तो वो वहाँ से चली जाती है। चूलिंग भी उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ बाई लियांग भी अभी रेनलू का पीछा कर रहा था। यहाँ रास्ते में रेनलू समझ जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि वो आगे बढ़े पहले ही वो पेड़ पर से नीचे गिर पड़ती है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही बहुत कम हो चुकी है और इसी वजह से वो वहाँ उस टेस्ट में भी पेड़ पर से नीचे गिरी थी। वो समझ गई थी उसे अभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ानी होगी, इसलिए वो एक सेफ सी जगह पर आकर अपना बड़ा सा कैप हटाती है जिससे उसने अपनी असलियत छुपा रखी थी और इसके बाद एक स्टोन पर खड़े होकर खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने लगती है। हालांकि उसी दौरान चूलिंग वहाँ पहुँचता है। चूलिंग जब उसे देखता है तो उसे याद आता है कि वही लड़की है जिसे उसने बहुत पहले देखा था। चूलिंग बेवकूफ है इसलिए वो नहीं समझ पाता कि यही रेनलू है, लेकिन यहाँ गलती से उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ जाता है जिससे आवाज होती है और रेनलू तुरंत ही पीछे देखती है। हालांकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम हो चुकी थी तभी बेहोश हो जाती है। अब चूलिंग ऐसी सिचुएशन में क्या ही करता है, इसलिए वो उसे अपने कमरे में ले आता है। मैं जानता हूँ कि एक फैमिली फ्रेंडली चैनल है लेकिन आप लोगों की सोच ही गंदी है, तो वो उसे फिर से होश में लाने के लिए अपने कमरे में ले आता है। अभी यहाँ वो उसे अपने बेड पर लेटाता है लेकिन तभी रेनलू के सर पर लगा एक क्रिस्टल ग्लो करने लगता है। चूलिंग जब उसे ध्यान से देख रहा था तभी उसे रेनलू की पुरानी कोई मेमोरी दिखाई देती है। वहाँ चारों तरफ आग लगी हुई थी। उसी दौरान रेनलू को होश आता है। वो दोनों अभी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में थे लेकिन रेनलू चूलिंग को लात मारकर उसे दूर गिरा देती है। लात गलत जगह पर पड़ी थी इसलिए चूलिंग की हालत खराब थी। हालांकि यहाँ रेनलू बाद में उसे वाइन से बांध देती है और कहती है कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। उसी दौरान वहाँ जी फेंग आता है। वो गेट के बाहर था। वो पूछता है कि ये आवाज कैसी थी, इस पर चूलिंग उसे बहाना बना रहा था। अब इस चीज से यहाँ रेनलू को मौका मिल जाता है और वो चूलिंग के ऊपर अपने एक खास स्पेल का इस्तेमाल करती है और अपने नेकलेस को वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ वो बाई लियांग को देखते हैं जो कि इस वक्त डायरेक्टर के पास आया हुआ था। वो उन्हें बताता है कि रेनलू की असलियत क्या है। असल में बाई लियांग डायरेक्टर से मिला हुआ है और उसने तो एक एकेडमी इसलिए ज्वाइन की थी इससे वो यहाँ घुसे जासूसों का पता लगा पाए। हालांकि डायरेक्टर कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम उनके और जासूसों को बाहर निकालना चाहते हैं। अगर हमने एक जासूस को पकड़ लिया तो सतर्क हो जाएंगे। दूसरी तरफ अब अगले दिन यहाँ चूलिंग जब रेनलू नेकलेस को हाथ में रखकर कुछ सोच रहा था उसी दौरान वहाँ चावी आती है और पूछती है कि नेकलेस किसके लिए है। चूलिंग उसे बताता है कि और कहता है कि एक लड़की का है और वो उसे ही ढूंढ रहा है। अब चावी पूछने लगता है कि कौन लड़की, उसका नाम क्या है। चूलिंग को रेनलू का असली नाम नहीं पता था इसलिए वो उसकी फैमिली नेम बताने लगती है लेकिन चूलिंग के मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि रेनलू ने एक स्पेल का इस्तेमाल किया था जिससे चूलिंग उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को बता ना पाए। लेकिन फिर भी रेनलू ये समझ जाती है कि अब उसकी आइडेंटिटी खतरे में है और वैसे भी वो अभी दूर से छुपकर यही चीज देख रही थी। वैसे चूलिंग जब रेनलू की फैमिली के बारे में बता रहा था तो उसने कहा था कि वो लड़की हुआ क्लैन से बिलोंग करती है। हुआ क्लैन एक पूरी फैमिली है जिसे हुआ फैमिली कहते हैं। अब शावी ने इस चीज के बारे में सुन लिया था। बाद में जाकर वो इस चीज के बारे में यांग त्यान से पूछती है। यांग त्यान बताता है कि हुआ फैमिली एक बहुत ही पावरफुल फैमिली हुआ करती थी लेकिन ड्रैगन किंग वाले बैटल के बाद वो फैमिली डिसअपीयर हो गई और अब उनके बारे में कोई जानता नहीं। अब शावी यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चूलिंग वहाँ पहुँचता है। उसे अभी ट्रेनिंग के लिए जाना था। ये सभी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। इस दौरान यांग त्यान चूलिंग को एक दूसरा मैप देता है क्योंकि चूलिंग को ट्रेनिंग लोकेशन के बारे में पता नहीं था। अब वो गलत लोकेशन पर जा चुका था। इस तरफ जब चूलिंग जंगल से गुजर रहा था तभी उस पर प्योर कलर क्लैन के लोग हमला कर देते हैं। ये सभी उसके सीनियर्स थे, इसका मतलब ये ताकतवर है। लेकिन चूलिंग किसी तरह से खुद को बचाता है और एक बैरियर क्रिएट करता है। ये बैरियर उसकी पावर की वजह से क्रिएट हुआ था लेकिन इसमें उसकी इतनी एनर्जी लग चुकी थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ वहाँ जब यांग त्यान पहुँचता है तो जी फैंग उस पर गुस्सा करता है। हालांकि फिर भी यांग त्यान नकली मैप देने के लिए सॉरी नहीं कह रहा था। ये लोग चूलिंग को ढूंढने के लिए निकलने वाले थे लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेनलू तो पहले ही पूरी स्पीड में चूलिंग को देखने के लिए निकल पड़ी है क्योंकि उसे चूलिंग को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वो चूलिंग की असलियत जानती है। यहाँ बाई लियांग को भी कुछ गड़बड़ लगती है इसलिए वो भी रेनलू का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ जब चूलिंग नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था तभी उसके पास एक मिस्टीरियस मैन आता है। अभी चूलिंग के बैरियर के ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ वो दोनों सीनियर्स दूर फिक गए थे इसलिए मिस्ट्री मैन यहाँ चूलिंग के पास आकर कुछ देर बात कर सकता था। वो चूलिंग से कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर 2 हेवनली पावर है जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और अगर तुमने फिर से इतनी पावर का इस्तेमाल किया तो तुम मारे जाओगे। चूलिंग सुनकर हैरान था। वो मिस्ट्री मैन कहता है। वो मिस्ट्री मैन यहाँ
यहाँ चोलिंग से पूछता है कि क्या उसके पास 2 मीटियोर स्टोन है, जिस पर चोलिंग हाँ करता है। इसके बाद वो मिस्ट्री मैन चोलिंग को बताता है कि असल में वो मीटियोर स्टोन चाबी है बाई लियांग लोंग नाम के एक वेपन की। वो थोड़ी डिटेल में बात करता है। असल में बाई लियांग लोंग एक आर्टिफैक्ट है जो कि फैंग त्यान क्विंग के 3 हेवनली आर्टिफैक्ट में से एक है और मीटियोर स्टोन उसकी चाबी है। इसकी मदद से चोलिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस पा सकता है। साथ ही वो बताता है कि ड्रैगन किंग के साथ फाइट के वक्त मतलब उस बैटल के दौरान फैंग त्यान क्विंग ने बाई लिंग लोंग से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट किया था। वैसे अब तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ मिस्ट्री मैन समझ जाता है कि प्योर कलर क्लैन के लोग यहीं आ रहे हैं, इसलिए वो जाने लगता है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं ला सकता इसलिए। लेकिन वो चोलिंग को एक पिल देते हुए जाता है और कहता है कि इससे तुम्हें एक स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी, इससे कम से कम तुम खुद को बचा लोगे। वो पिल खाने के बाद चोलिंग ने यहाँ प्योर कलर क्लैन के उन सभी मेंबर्स को हरा दिया था और तभी उसे बटरफ्लाई दिखती है जो कि रेनलुओ की थी। दूसरी तरफ वहाँ जब बाई लियांग रेनलुओ का पीछा कर रहा था उसी दौरान उसे दूसरे डायरेक्शन में से जो एनर्जी महसूस होती है उसका पीछा कर वो उस मिस्ट्री मैन के पास पहुंचता है। लेकिन जब वो उस मिस्ट्री मैन पर हमला करता है तो वो मिस्ट्री मैन गायब हो जाता है। वहाँ सिर्फ उसके कपड़े बचे थे। बाई लियांग समझ जाता है कि ये बस एक पपेट था, लेकिन इस तरह के पर्सन का यहाँ होना कोई मामूली बात नहीं है और ये ऐसा किसी क्लैन से बिलोंग नहीं करता। इसके बारे में बाई लियांग को पता हो इसलिए वो इस बारे में डायरेक्टर को बताने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ वहाँ अभी जब जी फैंग और रेनलुओ चूलिंग से बात कर रहे थे तो वो उसे वापस अपने कमरे की तरफ ले जाने लगते हैं जहाँ वो उसे हील कर सकते हैं। जी फैंग ने इस वक्त चूलिंग को उठा रखा था। अभी चूलिंग सोच रहा था कि मिस्ट्री मैन ने उसे बताया मीटियोर स्टोन असल में बाई लियांग लोंग नाम की आर्टिफैक्ट की चाबी है और ये आर्टिफैक्ट बहुत पावरफुल है। इसका मतलब वो प्योर कलर क्लैन के लोग इस आर्टिफैक्ट को ढूंढना चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने वो चाबी संभाल कर रखी है। लेकिन मिस्ट्री मैन ने चोलिंग को बताया था कि बाई लियांग लोंग इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता सिवाय उस मिस्ट्री मैन के। इसका मतलब अगर किसी तरह के प्योर कलर क्लैन के लोग उन चाबियों को ढूंढ भी लेते हैं तो वो चाबी बाई लियांग लोंग तक नहीं पहुंच सकती। इससे ह्यूमैनिटी उनसे बची रहेगी। वैसे यहाँ आगे बढ़ते वक्त तभी जी फैंग कह रहा था कि उन लोगों ने तुम पर हमला इस वजह से किया होगा क्योंकि तुमने वुआनशी को हराया था, वो लोग बहुत बुरे हैं। हालांकि चूलिंग पूछता है कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा तो इस पर जी फैंग बताता है कि उन्होंने ऐसा रेनलुओ की मदद से किया। वैसे अब जब वो आगे बढ़ रहे थे उसी दौरान उनकी तरफ एक पत्थर आता है, लेकिन रेनलुओ सही टाइम पर चूलिंग और जी फैंग को बचा लेती है। अभी ये पत्थर प्योर कलर क्लैन की लीडर ने फेंका था। चूलिंग उसे पहचान लेता है और सभी को उसके बारे में बताता है। रेनलुओ यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्शन चेंज कर उस पर हमला करती है, लेकिन वो लीडर बहुत पावरफुल है। उसने बहुत सारे स्टोन्स क्रिएट करते हुए रेनलुओ का रास्ता रोक लिया था जिनसे रेनलुओ बहुत मुश्किल से बच पाई थी। यहाँ जब जी फैंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो लीडर उसके अटैक को रिपेल करते हुए जी फैंग को ही बेहोश कर देता है। अब उसका मेन टारगेट सिर्फ चूलिंग था। चूलिंग यहाँ पीछे हटते हुए जिस चोटी पर वो थे उनके कॉर्नर पर आ चुका था, वो यहाँ से नीचे गिरने वाला था। इस दौरान लीडर कहते हैं अब तुम कहीं नहीं भाग सकते, अगर तुम वो मीटियोर स्टोन इज्जत से मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अच्छी मौत दूंगा। लेकिन चूलिंग उसकी बात कहाँ सुनने वाला, इसलिए अब वो लीडर चूलिंग पर हमला करने लगता है। हालांकि इसी दौरान वो चोटी टूट जाती है जिसकी वजह से चूलिंग वहाँ से नीचे खाई में गिरने वाला था। नीचे जंगल ही है, खाई तो नहीं है पर उसके आसपास एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। हालांकि उसी दौरान वहाँ उस लीडर ने अपनी एनर्जी से चूलिंग को हवा में उठा लिया था। वो चूलिंग को यहाँ चोट पहुँचाए इससे पहले ही रेनलुओ उस पर हमला करना शुरू कर देती है। वो अपनी वॉइस का इस्तेमाल कर रही थी लेकिन लीडर ने खुद को बचा लिया था। लेकिन रेनलुओ समझदार है, वो जमीन से वॉइस निकालते हुए लीडर को उल्टा लटका देती है और चनलुओ को बचा लेती है। इसके बाद उन्हें मौका मिल चुका था यहाँ से भागने का, इसलिए चूलिंग, रेनलुओ और जी फैंग जिसे अब होश आ चुका था वो तीनों भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन तीनों को कोई पैरालाइज कर देता है। ये मूवू टेम्पल के वही जासूस थे जो कि रेनलुओ के साथ यहीं पर एंटर किए थे और उन्हीं को डायरेक्टर ढूंढना चाहते हैं। वैसे यहाँ देखकर रेनलुओ हैरान थी, ये लोग प्योर कलर क्लैन के साथ मिल चुके हैं क्योंकि पहले वो रेनलुओ के साथ थे। हालांकि अब यहाँ पर वो चेक करते हैं तो उन्हें चूलिंग की बॉडी में से वो मीटियोर स्टोन नहीं मिलता, लेकिन उन्हें बाई लियांग लोंग की चाबी जरूर मिल जाती है। बस उनमें फर्क ये है कि दोनों स्टोन की कंबाइन होने से वो चाबी क्रिएट हुई है। और उसे देखने के बाद अभी वो लीडर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि दूसरे वाले मीटियोर स्टोन को ढूंढना उसके लिए नामुमकिन हो गया था और वो दूसरा मीटियोर स्टोन उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर छुपा था। शायद इसलिए चूलिंग को वो लकड़ी का टुकड़ा मिला था। अब यहाँ पर वो उसे चाबी मिल चुकी थी। अगर वो चाहता था चूलिंग को जाने देता, लेकिन वो चूलिंग को खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन जब वो चूलिंग की तरफ एक बड़ा सा स्टोन फेंकता है तो वो स्टोन अचानक से रुक जाता है और साथ ही यहाँ वो लीडर भी पैरालाइज हो जाता है। ऐसा उन दोनों जासूसों ने किया था जो अभी अभी उस लीडर का साथ दे रहे थे। वो चाहते थे कि चूलिंग को खत्म ना करे, लेकिन
अब गड़बड़ हो चुकी है, इसलिए उन्हें अपनी असलियत सामने लानी होगी। वो जानते हैं कि चोलिंग के अंदर ड्रैगन किंग है, इसलिए वो चोलिंग को मरने नहीं दे सकते, क्योंकि उनका असली मकसद यही था कि अब चोलिंग बच चुका है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रेनलुओ, चोलिंग और ज़ीफैंग तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन चोलिंग इस बारे में सभी को बताता है और डायरेक्टर के ऑर्डर से प्योर कलर क्लैन के साथ ही उन दोनों जासूसों को पकड़ लिया जाता है। उन्हें यहाँ जंगल में डाल दिया गया था। दूसरी तरफ वहाँ दाओयान अभी उस लीडर से बाइलिंग लोंग की वो सीक्रेट चाबी ले आया था। वो उस चाबी को यहाँ डायरेक्टर को दे देता है। वो उसे संभाल कर रख तो लेते, लेकिन बाद में वो चाबी चोरी हो जाती है, जो कि उस मिस्ट्री मैन का काम था। वो चाबी को लेकर उसके असली मालिक तक मतलब चोलिंग के पास पहुँचता है। वैसे उसी रात वहाँ जंगल में रेनलुओ जाकर जुआ से मिलती है। वो सारी बात बताती है और उससे कहती है कि चोलिंग पूरी तरह से ठीक है, वो उसका ख्याल रख रही है। हालांकि रेनलुओ जुआ से कहता है कि वो तो अभी ठीक है, लेकिन तुम्हारी हालत खराब है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाओगी, क्योंकि असल में रेनलुओ की बॉडी में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी बहुत टाइम से अनस्टेबल चल रही है और ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हालांकि रेनलुओ पूछती है कि वो क्या करे, जिस पर जुआ कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ड्रैगन किंग को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमें इस चीज में हमारी जिंदगी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब सीन चेंज होता है और अगले दिन पर आता है। यहाँ सभी स्टूडेंट को ट्रेनिंग कराई जानी थी उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर, क्योंकि जल्दी एक एग्जाम आने वाली है। ये एग्जाम एक साल में एक ही बार होती है, इसलिए लगभग सभी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो इसके लायक हो तो यहाँ पर भी सभी पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं और वो सभी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन चोलिंग की हालत खराब थी, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर पा रहा हो, वो यूज कर पा रहा था, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी के बाद वो पूरी तरह से थक जाता और नीचे गिर पड़ता। ये देखकर दुइन मतलब उनकी टीचर उसे थोड़ा सा आराम करने को कहते हैं। वैसे इस दौरान वो बाकी सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इस चीज को लेकर उन्हें खुशी नहीं होती, क्योंकि ये एग्जाम इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी सभी इतने काबिल है कि वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। लेकिन चोलिंग को टीचर ने कह दिया था कि वो अभी इतना काबिल नहीं है और वैसे भी अभी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनस्टेबल चल रही है, इसलिए उसे पार्टिसिपेट ना करते हुए अगले साल का वेट करना चाहिए। जब वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए तब वो इस चीज में पार्टिसिपेट कर ले। लेकिन चोलिंग ऐसा नहीं चाहता था, वो खुद गिव अप नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पास ही आए, क्योंकि उससे उसका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। अब इस चीज को याद करते हुए वो रात को सो नहीं पा रहा था। उसके हाथ में वही बाई लियांग लोंग की वो चाबी थी। अचानक वो ग्लो करने लगती है और उसे मिस्ट्री मैन की कही हुई एक बात याद आती है। उसने चोलिंग को एक जगह बताई थी और कहा था कि अगर तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस चाहिए हो या कभी ऐसा लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो तुम वहाँ आ जाना। चोलिंग इस चीज को याद करते हुए उस जगह पहुँचता है। वहाँ अभी वो आस पास देख ही रहा था कि तभी मिस्ट्री मैन वहाँ पहुँच जाता है। चोलिंग उससे कहता है कि मुझे बाई लियांग लोंग चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस लेनी है। अब यहाँ पर वो मिस्ट्री मैन चोलिंग से वो चाबी ले लेता है और उसे ऊपर की तरफ करता है और वो चाबी ग्लो करने लगती है और वहाँ एक कासल अपीयर होता है। वो मिस्ट्री मैन चोलिंग को बताता है कि बाई लियांग लोंग दुनिया के हर एक कोने में एग्जिस्ट करता है, बस उसके लिए तुम्हें इस चाबी की जरूरत थी और पता होना चाहिए था कि उसे बाहर कैसे निकालना है। हालांकि अब जब बाई लियांग लोंग इनके सामने आ गया था तभी वहाँ पर कुछ अजीब से क्रिएचर आकर इन पर हमला करने लगते हैं। ये क्रिएचर बाई लियांग लोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। यहाँ वो मिस्ट्री मैन उन क्रिएचर को हराता है और उन्हें एक जगह पर रोक देता है। वो कहता है कि सामने तुम इस कासल के अंदर जाओ, वहाँ तुम्हें बाई लियांग लोंग मिल जाएगा। चोलिंग वहाँ पहुँचता है और उसे सामने बाई लियांग लोंग मिल भी जाता है। हालांकि उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी वहाँ एक तेज लाइट निकलती है। जैसे वो लाइट हटती है तो चोलिंग की आंखों से लेजर बीम निकल रही थी। इसका मतलब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में आई है। अभी जैसे ही चोलिंग नॉर्मल होता है और आसपास देखता है तो वहाँ से बाई लियांग लोंग जा चुका था और कुछ ही देर में आस पास से वो कास्टल गायब भी हो जाते हैं। साथ ही बाद में उसे वो मिस्ट्री मैन भी वहाँ नहीं दिखता। चोलिंग अभी सोच रहा था कि बाई लियांग लोंग कहाँ गया, उसे वहाँ वापस लौटना होगा, लेकिन तब उसे याद आता है कि जल्दी उनकी एग्जाम शुरू होने वाला है। अब जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग लौट ही आई है तो वो एग्जाम दे सकता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ वहाँ वो एग्जाम शुरू हो चुकी थी। पहले स्पीच वगैरह दी जाती है और बाद में बताया जाता है कि यहाँ पर स्टूडेंट 1v1 फाइट करेंगे। यहाँ पहली फाइट हमें ज़ीफैंग और एक दूसरे स्टूडेंट की दिखाई जाती है। ज़ीफैंग बहुत ही ज्यादा माहिर हो चुका है अपने उन डैगर्स को चलाने में और साथ ही उसने बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी सीख लिया है, इसलिए वो बहुत ही आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है। अब यहाँ पर और भी कुछ बैटल्स होते हैं और फाइनली चोलिंग वहाँ पर आता है। चोलिंग को देखकर अभी वो लोग हैरान थे। चोलिंग की फाइट जब होती है तो उसे एक ऐसे आदमी से लड़ना पड़ता है जिसके पास बहुत ही बड़ी तलवार थी, लेकिन चोलिंग
चोलिंग फिर भी उससे लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ वो आदमी चोलिंग पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार चोलिंग को डैमेज नहीं पहुंचा रही थी। ऐसा बाई लियांग लोंग की पावर की वजह से हो रहा था। हालांकि चोलिंग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर उस आदमी को बहुत ही आसानी से हरा देता है, लेकिन बाद में चोलिंग थक जाता है और नोटिस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से जा रही है। दूसरी तरफ वहाँ जंगल की तरफ ज़ुया अपनी आर्मी लेकर आ चुका था और अभी यहाँ जैसी अगली फाइट शुरू होती है, इसके पहले ही वहाँ एक धमाका होता है और ज़ुया अपने लोगों के साथ हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान शुमू और बाकी टीचर सब स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन दुयान अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था और कोशिश कर रहे थे लोगों का माइंड पढ़ने की, जिससे उन्हें पता लग सके कि इस अटैक के पीछे कौन है। लेकिन वो बहुत से लोग थे, इसलिए वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाते और फिर भी अभी बाकी स्टूडेंट को बचाने लगते हैं। इसलिए इस दौरान हम वहाँ यांग त्यान और शाओयू को भागते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनके सामने प्योर कलर क्लैन का एक मेंबर आ जाता है। असल में ज़ुया अपने साथ प्योर कलर क्लैन के कुछ लोगों को लेकर आया था, क्योंकि उनके भी आदमी यहाँ कैद है। इस दौरान जब वो मेंबर यहाँ यांग त्यान पर हमला करने लगा था, लेकिन तभी यहाँ पर यांग त्यान अपने पास से प्योर कलर क्लैन का सिंबल दिखाता है, जिसके बाद वो आदमी इन दोनों को जाने देता है। अब वहाँ वो चोलिंग की हालत देखती है और अपने उस पर लगे क्रिस्टल की मदद से चोलिंग की कॉन्शियसनेस मतलब उसके दिमाग में पहुंचती है, जहाँ चोलिंग उसे ड्रैगन किंग मतलब कोलुंगिंग मौजूद है। यहाँ चोलिंग गिव अप कर चुका था और उसने सोच लिया था कि अब वो जिनसे प्यार करता था वो उनसे फिर कभी नहीं मिल पाएगा। वो उन्हें गुड बाय कहने वाला था, लेकिन तभी रेनलुओ वहाँ पहुंचकर उसे बताते हैं कि जिन लोगों को वो गुड बाय कह रहा है वो अभी उसे बचाने के लिए बाहर लड़ रहे हैं। इससे चोलिंग के अंदर हिम्मत आती है, लेकिन तभी वहाँ कोलुंग एंग आ जाता है और कहता है कि चोलिंग यहाँ से नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी चोलिंग की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। ये ऑरा कलरलेस सिंबल वाली पावर का था। इससे ड्रैगन किंग की जो एनर्जी चोलिंग की बॉडी से निकल रही थी और उस टेम्पल के उन डेड क्रिएचर को कंट्रोल कर रही थी, वो एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे वो डेड क्रिएचर हार जाते हैं। और एक तरीका से देखा जाए तो इससे फैंग तियान किंग की पूरी आर्मी की जीत हो जाती है। फैंग तियान किंग बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन सही टाइम पर वहाँ शाओयू पहुंचती है और अपनी पावर से फैंग तियान किंग को हील करने लगती है। वैसे ड्रैगन किंग का ऑरा तो वहाँ से हट चुका था, लेकिन कोलुंगिंग अभी भी यहाँ चोलिंग की बॉडी में था। वहाँ उससे लड़ते वक्त वो बताता है कि इसकी पावर की कोई सीमा नहीं है, उसकी पावर यहाँ इस डोमेन के अंदर लिमिटेड है, इसलिए चोलिंग रेनलू दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। साथ ही वो कहता है कि तुम वो क्लैन की आखिरी मेंबर हो, लेकिन अब तुम मरने ही वाले हो। यहाँ वो हमला करते हुए उन्हें दूर हटा देता है, लेकिन तभी चोलिंग आगे बढ़कर हमला करता है, लेकिन कोलुंगिंग ने चोलिंग की पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था। ये मेरा डोमेन है, यहाँ तुम जितनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करोगे मैं उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाऊंगा। वैसे अब वो चोलिंग पर बहुत ही खतरनाक हमला करता है। यहाँ चोलिंग नीचे गिर जाता है और शायद अब वो चोलिंग को खत्म कर देता है, लेकिन तभी रेनलुओ चोलिंग को बचा लेती है, लेकिन रेनलुओ मारी जाती है और उसकी स्पिरिट वहाँ से गायब होने लगती है। चोलिंग ये देखकर बहुत दुखी हो गया था, लेकिन रेनलुओ उससे कहती है कि तुमने मेरी कई बार मदद की, ये सब उसके लिए था। अब चोलिंग को गुस्सा आता है, रेनलुओ जा चुकी थी, लेकिन चोलिंग गुस्से में यहाँ कोलू एंग पर हमला करना शुरू कर देता है। हमला करते दौरान चोलिंग की पावर बहुत ज्यादा थी, वो कोलिंग एंग को दूर फेंकते जा रहा था, लेकिन कोलू एंग बताता है कि चोलिंग उसे नहीं हरा सकता क्योंकि ये उसका डोमेन है। यहाँ वो जितनी बार हारेगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। तभी वो चोलिंग को पकड़ लेता है। चोलिंग जब अपने हाथ से हमला करता है तो वो उसके दोनों हाथ काट देता है। चोलिंग अब कुछ नहीं कर सकता था, मतलब चोलिंग मारा जाने वाला था। लेकिन तभी रेनलुओ जिसकी सिर्फ स्पिरिट चोलिंग की बॉडी से गायब हुई थी, मतलब वो बाहर तो जिंदा ही है, वो वहाँ से अपनी वाइंस की मदद से कोलुंगिंग के डोमेन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अगले सीन में जैसे ही कोलिंग की आंखें खुलती है तो वो अपने रूम में था। यहाँ रेनलुओ भी थी और उसे हील कर रही थी। वो कहती है कि देखो तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को तो नहीं बताओगे। चोलिंग कहता है कि मैं कहाँ हूँ और एग्जाम का क्या हुआ, जिस पर रेनलुओ कहती है कि तुम गार्बेज हो और एग्जाम तो फिर से देनी होगी। अब तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ वेनु प्योर कलर क्लैन का लीडर इस वक्त डार्क मून लॉर्ड से मिलने आ गए थे। डार्क मून लॉर्ड उनसे कहता है कि अब सब कुछ ऐसे संभालना होगा, जिसके लिए उसे बाहर आना होगा। और बस उसका इतना कहते ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एनिमे पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर दूसरे एनिमे भी पड़े हुए हैं और वो इससे ज्यादा अच्छे हैं, तो उन्हें जरूर देखना।